Hello students, welcome to the digital classroom of physics. फिजिक्स के इस डिजिटल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है. गाइस, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम मेजरमेंट का एक क्विक रिकैप करने वाले हैं. यस, मेजरमेंट का क्विक रिकैप. सो चलो शुरू करते हैं. अब सबसे पहले तो गाइस, मेजरमेंट क्या होता है और क्यों होता है, और मेजरमेंट हमें पढ़ने की जरूरत क्या है. तो बहुत ही सिंपल आंसर्स हैं इसके. मेजरमेंट इज जस्ट अ मेथड और अ टेक्निक which helps you or which helps you to study the method or the ways to measure a physical quantity. Guys, मतलब मेजरमेंट जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जो हमें ये सिखाता है या बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं. अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या. तो हम ये कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड हैव सिग्निफिकेंस इन द फिजिकल वर्ल्ड. यस, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर भी कर सके और जिनका इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंस भी हो. दैट्स कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. अब व्हाई डू वी नीड टू मेजर थिंग्स, हमें मेजर करना ही क्यों है, व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट्स. तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है गाइस. जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हें एक टेबल बनाना है, अपने घर के लिए टेबल बना रहे हो, और तुम तो खुद बनाओगे नहीं, तो ऑब्वियसली एक कारपेंटर को बुलाओगे बनवाने के लिए. अब जैसे वो कारपेंटर आएगा तुम उसे बताओगे कि तुम्हें एक टेबल चाहिए इस तरह का, ऐसी पोजीशन पे, इस जगह पे. डोंट यू थिंक वो सबसे पहले अपने पॉकेट में से मेजर टेप निकालेगा, उसका एक लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर करके दिखाएगा और तुम्हें बताएगा कि इस जगह पे इतना बड़ा टेबल इतना लेंथ वाइज, इतना ब्रेथ वाइज, इतना हाइट वाइज फिट हो सकता है. नाउ जस्ट इमेजिन कि मेजर करने की कोई टेक्निक, कोई मेथड हमारे पास होती ही नहीं, तो हम ये आइडिया कि ये टेबल इतने लेंथ का होना चाहिए, इतने ब्रेथ का होना चाहिए और इतने हाइट का होना चाहिए, इस आइडिया को कम्युनिकेट कैसे करेंगे. कैसे एक कारपेंटर तुम्हें बताएगा या तुम कारपेंटर को बताओगे कि वो टेबल कैसा और कितना बड़ा होना चाहिए. तो गाइस, ये तो एक सिंपल से एग्जांपल हो गया. और भी सिंपल लेमैन एग्जांपल अगर हम ले ले, तो जैसे हम मार्केट में चले जाते हैं एंड वी वांट टू बाय से वेजिटेबल्स. ओके, अब तुम वेजिटेबल वेंडर के पास चले गए और तुमने उनको कहा दैट भैया आई वांट 1 kg, ध्यान से सुनना, 1 kg टमाटो. करेक्ट, तुम बोलते हो 1 किलो टमाटो, आधा किलो टमाटो, पाव किलो टमाटो वगैरह वगैरह. राइट और नॉट. अब जस्ट इमेजिन करो, किलो जैसा कोई यूनिट होता ही नहीं, क्योंकि अगर मेजरमेंट नहीं होता, मेजर करने की कोई टेक्निक नहीं होती, तो यूनिट भी नहीं होता. इन दैट सिनेरियो हाउ विल यू आस्क फॉर द अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स यू वांट. अब तुम बोलोगे सर कोई बात नहीं, सिंपल है, एक एक टमाटो, 1 टमाटो, 2 टमाटो, 5 टमाटोस, नंबर ऑफ टमाटोस बोल देंगे. ओके, अच्छी बात है. बट यस, इफ दिस कम्स डाउन टू से व्हीट और राइस और से आटा, जहां पे एक एक ग्रेन को काउंट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा. इन दैट सिनेरियो मिल्क अगर लेना है तो कैसे लोगे, पानी लेना है तो कैसे लोगे. बिस्लरी की आज बॉटल लेते हो तो तुम्हें 1 लीटर की बॉटल मिलती है, 500 ml की बॉटल मिलती है. यू नो, वेरिएशन ऑफ दैट बॉटल्स. इवन द कोल्ड ड्रिंक इफ यू बाय दे आर इन लीटर्स. एम आई करेक्ट. यानी हर एक वैल्यू या हर एक चीज जो तुम परचेज करते हो या किसी के साथ शेयर करते हो, तुम्हें हमेशा वो चीज शेयर करते वक्त या परचेज करते वक्त कोई ना कोई क्वांटिटी में उसे मेजर की जाती है. And that is where this physical quantity and its measurement is quite important. I hope you understand this basic concept. तो measurement क्या है और measurement क्यों हमें चाहिए, I hope ये तुम्हारे लिए क्लियर है. तो चलो आगे बढ़े. So guys, अब हमें पता है कि measurement क्या है और measurement क्यों है. करेक्ट. अब हमें इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है that measurement करने के लिए, you know, measure physical quantity को measure करने के लिए we need something. राइट, एंड दैट समथिंग शुड बी स्टैंडर्ड. यानी ऐसा कांस्टेंट या ऐसा वैल्यू होना चाहिए या ऐसा चीज होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जा सके और वर्ल्ड वाइड सेम चीज फॉलो की जा सके. तो इसे हम कहते हैं यूनिट. यस,
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक मिनिमम वैल्यू, एक ऐसी चीज, ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो हम यूज कर सके थ्रू आउट द ग्लोब, और उसी को हम बोलते हैं यूनिट। सो अगर कोई पूछे यूनिट का डेफिनेशन क्या होगा, आई कैन वेरी क्लियरली से यूनिट इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब किसी भी चीज को उठा के यूनिट नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं दैट इफ दिस अमाउंट, द टिप ऑफ द फिंगर एंड द थंब एंड द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर के बीच का जो डिस्टेंस है व्हेन माय हैंड इज कंप्लीटली स्ट्रेच्ड, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, ऐसा मैं अगर स्टैंडर्ड बना दूं तो ये गलत होगा, बिकॉज मेरे हाथ का जो डिस्टेंस है वो बाकी सबके हाथों के साथ सेम नहीं होगा, इट विल बी डिफरेंट। सो आई कैन नॉट टेक दिस डिस्टेंस एज 1 मीटर एज अ स्टैंडर्ड थ्रू आउट द ग्लोब। ऐसे ही अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं कि मेरे गार्डन में एक से मैंगो का झाड़ है, उसमें मैंगो उगते हैं बहुत बड़े बड़े, उसमें से एक मैंगो मैंने उठा लिया और कहा कि दिस मैंगो का वेट इज 1 kg वेट, एंड बाकी सबको यही फॉलो करना है। सो दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज सबसे पहले तो वो एक मैंगो थ्रू आउट द ग्लोब ट्रैवल नहीं कर सकता, दूसरा वो एक मैंगो थ्रू आउट द टाइम स्पैन सेम रहेगा नहीं, करेक्ट। एक टाइम आएगा जहां पे वो सड़ने लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका वेट खुद ही चेंज होने लगेगा। सो इन सच सिनेरियो ऐसे यूनिट्स को कंसीडर करना सेंसिबल ऑप्शन नहीं है। तो हमारे जो यूनिट सिलेक्शन होना चाहिए उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जिसे हम सिंपल फॉलो करना है। अगर ये सारे स्टेप्स या सारे पॉइंट्स कोई यूनिट सेटिस्फाई करता है तो हम बोल सकते हैं दैट यूनिट इज अ गुड यूनिट टू चूज। ओके, से क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला, द यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक स्टेटमेंट का कई मतलब निकल सकता है। ओके, तो अगर एक स्टेटमेंट, एक डेफिनेशन मैंने दिया है लेकिन अगर उसके मतलब कहीं निकल सकते हैं, देन दैट यूनिट इज नॉट वेल डिफाइंड। सो द यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, यानी उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे पॉइंट उस डेफिनेशन में कवर होने चाहिए। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द यूनिट मस्ट बी इजीली अवेलेबल। आसानी से हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। डोंट यू थिंक अगर तुम चाहते हो कि कोई यूनिट वर्ल्ड वाइड यूज हो तो वो वर्ल्ड वाइड उसकी अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। इन दैट सिनेरियो द यूनिट कैन बी यूज्ड वर्ल्ड वाइड। थर्ड, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, यानी एक यूनिट जो तुमने बनाया उसका यूज करके आसानी से उसकी रेप्लिका बनाई जा सकनी चाहिए। यस, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे वर्ल्ड वाइड पहुंचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, दिस डिस्टेंस, ये जो है ये एक है, इसे कॉपी बनाना बहुत मुश्किल होगा। किसी और के पास एग्जैक्टली इतना सेम डिस्टेंस हो, ये पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। एंड आई कैन से दैट मीन्स अगर इजीली रिप्रोड्यूसिबल होगा तो ही इजीली अवेलेबल होगा। एम आई करेक्ट? यस। चौथा पॉइंट जो है that is it should be invariable, यानी should not change with space and time। यानी कोई भी यूनिट जो तुम बना रहे हो वो आज यूज करो या 10 साल बाद यूज करो, इंडिया में यूज करो या अमेरिका में यूज करो या ऑस्ट्रेलिया में यूज करो या आउटसाइड द अर्थ यूज करो, इट शुड नॉट चेंज। यस, इट शुड नॉट बी वेरिएबल, यानी इट शुड बी इनवेरिएबल, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए विद स्पेस एंड टाइम। ओके, पांचवा, अब इट शुड नीदर बी टू लार्ज नॉर बी टू स्मॉल। यस, कोई भी यूनिट अगर तुम बना रहे हो, अगर वो बहुत बड़ा यूनिट अगर तुमने ले लिया तो उसकी मदद से छोटी क्वांटिटी को मेजर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर बहुत छोटा तुमने ले लिया तो उसी की मदद से बहुत बड़ी क्वांटिटी को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। And that is the reason the unit should neither be too small nor be too large. It should be somewhere of a suitable size, I can say. Okay, and last and very important, it should be universally accepted. Yes, वो जो यूनिट होगा उसे यूनिवर्स में सभी ने उसे एक्सेप्ट किया होना चाहिए। अब यहाँ पे काफी लोग इसका मतलब ही निकालते हैं, सर यूनिवर्स में एक्सेप्ट का मतलब क्या होगा, एक एक से जाके पूछेंगे क्या? नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि जो साइंस कमिटी जिसे हम बोलते हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैसा होता है, तो हम जब भी कोई यूनिट अगर कोई बनाएगा तो वो एक कमिटी को प्रेजेंट करेगा, उस कमिटी के मेंबर्स उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। वंस दैट यूनिट इज अप्रूव्ड बाय द कमिटी,
फिर उस यूनिट को दुनिया के हर एक साइंटिस्ट के पास भेजा जाएगा, यानी उसके डिस्क्रिप्शंस को भेजा जाएगा, एंड द साइंटिस्ट हैव द राइट टू चैलेंज दैट यूनिट। ओके, अगर उस यूनिट को चैलेंज किया गया और रॉन्ग प्रूव किया गया किसी भी पैरामीटर पे, तो वो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। बट अगर किसी ने भी चैलेंज नहीं किया, मतलब सबने एक्सेप्ट किया, तब हम बोल सकते हैं द यूनिट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। So that is how we can say the unit can be a good unit अगर ये 6 पैरामीटर्स को वो सक्सेसफुली पार करता है। Are we clear? Very good. Now अब यूनिट को लिखने का भी एक स्पेसिफिक तरीका हमें दिया गया है और हमें वही फॉलो करना है। ओके, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जब भी तुम यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम का यूनिट यूज कर रहे हो, तो इफ यू आर यूजिंग द एंटायर नेम, से न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो अगर न्यूटन पूरा नाम लिख रहे हो, देन ऑल द लेटर्स विल बी इन स्मॉल, NEWTON, ऑल विल बी इन स्मॉल लेटर्स। पर इसी जगह पे अगर तुम सिंगल लेटर में उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, से 5 न्यूटन, जहां पे लिखने वाले हो 5N, वहां पे उस N को कैपिटल लिखना पड़ेगा। सो साइंटिस्ट का नाम वाला जो यूनिट होगा, फुल वर्ड यूज करोगे तो ऑल स्मॉल लेटर्स, सिंगल लेटर अगर यूज करते हो फर्स्ट लेटर, तो इट विल बी कैपिटल लेटर। अगर ऐसा यूनिट है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, फॉर एग्जांपल सेकंड टाइम के लिए किलोग्राम, मास के लिए लेंथ के लिए मीटर, ये किसी साइंटिस्ट पे नहीं है, दिस आर जस्ट द जनरल नेम्स, तो उन्हें तुम चाहे पूरा लिखो या सिंगल लेटर में लिखो, इट विल ऑलवेज बी इन स्मॉल लेटर्स, उसे कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। ठीक है, देन यूनिट कैन नेवर बी प्लूरल। सो अगर मैं कहता हूं 5 किलोग्राम, आई विल नेवर से 5 किलोग्राम्स। That's wrong because kilogram is one unit of 1 kilogram basically, जिसे हम 5 टाइम यूज कर रहे हैं। So when I say 5 kilogram, I mean 1 kilogram is utilized 5 times to measure this given mass. Okay, that means हम कभी भी यूनिट के आगे s यानी प्लूरल नहीं लगा सकते। देन यूनिट के आगे कभी कोई फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसी चीजें भी नहीं लगा सकते। यानी इफ आई वांट टू राइट 5 से मीटर, तो 5 मीटर के बाद फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना गलत होगा। सो कोई भी पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द यूनिट वी कैन नॉट पुट। ओके, तो गाइस ये है कुछ फंडामेंटल मेथड्स और पॉइंट्स जिसकी मदद से तुम यूनिट को लिख सकते हो। ओके, तो प्लीज इसका ध्यान रखिए, एंड आई गेस नाउ वी कैन गो अहेड। चलो क्या है। So guys, now we know a lot of details about the units and how to use those units, कैसे represent करना है वगैरह वगैरह, करेक्ट। अब हमें फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझना है और उनके यूनिट्स के बारे में समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले what is a fundamental physical quantity? The fundamental physical quantity are those physical quantities which are not dependent or independent of any other physical quantity. That's your fundamental physical quantity. यानी वो किसी और physical quantity पे dependent नहीं है अपने definition के लिए. Okay? So that's the fundamental physical quantities are as per the standard units which we follow, SI unit system. They are length, mass, time, temperature, current electricity or electric current, amount of substance, correct, and luminous intensity. ये 7 fundamental physical quantity है और इन सातों के fundamental units भी है, जैसे कि लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और टेम्परेचर के लिए केल्विन। ओके, तो ये 7 फंडामेंटल के साथ 7 यूनिट्स भी है। नाउ इसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। ओके, तो ये 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी अलोंग विद द यूनिट्स हमें याद रखने, वी हैव टू मेमोराइज देम। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी गो फॉर समथिंग कॉल्ड एज डायमेंशंस। अब डायमेंशंस बेसिकली इज नथिंग बट द पावर व्हिच वी अप्लाई टू और रेज टू अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी by which we can describe a derived physical quantity. That's the basic idea of it. यानी अगर मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल दूं, से फॉर एग्जाम्पल स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड, यानी उसमें मीटर नाम का फंडामेंटल यूनिट एक बार यूज हो रहा है और सेकेंड नाम का फंडामेंटल यूनिट एक बार यूज हो रहा है डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं इसे डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करता हूं, देन इट विल बी L1 M0 T-1. L is the dimensional representative of length,
m is the dimensional representative of mass and t is dimensional representative of time. तो LMT हमारे बेस हो गए फंडामेंटल के. अब क्योंकि मीटर एक बार यूज हो रहा है यानी लेंथ एक बार यूज हो रहा है तो L1 हो गया. मास स्पीड के नाम की फिजिकल क्वांटिटी में बिल्कुल यूज नहीं होता तो उसका पावर 0 हो गया. और टाइम स्पीड के फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट में -1 की तरह यानी डिनोमिनेटर में यूज होता है इसलिए -1. तो यहां पे L1 m0 t-1 बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड. और उसके जो पावर्स थे 1 0 एंड -1 दे आर नथिंग बट द डायमेंशंस यूज्ड to represent speed or velocity in terms of the fundamental physical quantity. तो ये है तुम्हारे डायमेंशंस. ऐसे हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो इसके लिए तुम्हें डायमेंशनल रिप्रेजेंटेटिव सारे फिजिकल क्वांटिटी के मालूम होने चाहिए. लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए कैपिटल K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्मॉल m, स्मॉल o, स्मॉल l, मोल बेसिकली. देन इलेक्ट्रिक करंट के लिए कभी कैपिटल I यूज होता है कभी कैपिटल A, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. यस. एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैपिटल C. ओके. तो ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल रिप्रेजेंटेटिव है. इसमें से कंपलसरी हमें हर बार LMT या MLT इस ऑर्डर में हमेशा लिखना है यानी लेंथ मास टाइम हमेशा मेंशन करना है. अगर वो यूज नहीं हो रहा है तो उसका पावर 0 होगा. लेकिन इस तीन के अलावा जो 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें तभी ही लिखना है अगर वो यूज हो रहे हो तो. अदरवाइज उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है. ओके. दिस आर काइंड ऑफ रूल्स. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये करने का रीजन ये है. नो. This has been designed as a standard ताकि यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द ग्लोब बनी रहे. ओके. अब इस डायमेंशन को एनालाइज करना इज नथिंग बट द डायमेंशन एनालिसिस जिसके बेसिस पर 3 से 4 यूसेजेस हैं. तो उस यूसेजेस की हम बात करते हैं. सबसे पहला यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो और हम चेक करना चाहते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट तो हम आसानी से उसे चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. हम क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे, उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे तो सबसे पहले हाउ डू वी डिफरेंशिएट द टर्म्स. जहां पे भी तुम्हें इक्वल टू, प्लस साइन और माइनस साइन दिखाई दे, आई रिपीट, इक्वल टू, प्लस साइन और माइनस साइन दिखाई दे, उसके नेबरिंग जो दोनों ऑपरेंड्स होंगे यानी उस ऑपरेटर प्लस का, माइनस का या इक्वल टू के ऑपरेंड्स जो होंगे उनके डायमेंशंस, उनको हम टर्म्स मानेंगे. ठीक है. अब जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व होंगे उन सबके हम डायमेंशंस फाइंड करेंगे इंडिविजुअली. वंस वी डू दैट हम कंपेयर करेंगे दैट दोस डायमेंशंस आर सेम और नॉट. If they are same, we can say it's dimensionally correct. If they are not, we can say it's dimensionally incorrect. It's that simple, guys. But yes, उसके लिए physical quantities के dimensions तुम्हें याद होने चाहिए. Okay? Now, once we do that, whether it's correct or not, हम ऐसा भी यूसेज कर सकते हैं कि हमें एक इक्वेशन दे दिया जाए और ये बोला जाए कि भाई ये इक्वेशन जो है ना वो डायमेंशनली तो करेक्ट है. अब इनमें पता करो कि कौन सा इक्वेशन या कौन सा पर्टिकुलर टर्म में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो अननोन है वो क्या होगी. So if I give you an equation and in that one physical quantity is kept as variable or as some unknown symbol, तो हम उसका भी फिजिकल क्वांटिटी पता कर सकते हैं, एक्चुअली उसका डायमेंशन पता कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. आइडिया क्या होगा, बहुत ही सिंपल. अब जितने भी टर्म्स होंगे उन सबके डायमेंशन तो सेम होंगे क्योंकि उन्होंने ही मेंशन कर दिया है दैट द डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन. तो अब जब सारे डायमेंशंस टर्म्स के इक्वल होंगे तो हम उन डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे और उसमें से जो अननोन होगा उसे सॉल्व करके फाइंड करेंगे. अब इन दोनों ही यूसेज में बेसिकली एक छोटा सा प्रॉब्लम है या लिमिटेशन है. लिमिटेशन ये कि हम कभी भी किसी कांस्टेंट की वैल्यू या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम डिराइव नहीं कर पाएंगे. रीजन ऑब्वियसली सेम ये है कि जब कांस्टेंट की हम बात करेंगे तो हमें डायमेंशन आएगा L0 M0 T0. अब उस L0 M0 T0 से हम कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं कर सकते. और दूसरा, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, दोनों का डायमेंशन सेम है. मोमेंट ऑफ टॉर्क या टॉर्क बेसिकली एंड वर्क, इन दोनों का डायमेंशन सेम है. राइट. तो ऐसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होने की वजह से हम डायमेंशन तो फाइंड कर लेंगे लेकिन उस डायमेंशन से जज नहीं कर सकते कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है. ओके. सो दैट वाज द फर्स्ट यूसेज जिसके दो बेसिक टाइप ऑफ यूसेज है.
सेकेंड यूज जो है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तब हम उसे कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल दें तो 1 किलोग्राम इज 10⁻³ ग्राम या 1000 ग्राम। I can say the 1000 is the conversion factor to convert mass from MKS system to CGS system. ओके, तो ये होता है कन्वर्जन फैक्टर। हम ऐसे किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, या फिर 1 जूल इज 10⁷ अर्ग। तो ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम इसे डिराइव कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। हम दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी के दोनों ही सिस्टम के अंदर डायमेंशन तो सेम रखेंगे, पावर मतलब सबका सेम होगा, लेकिन उन फंडामेंटल डायमेंशन या फंडामेंटल रिप्रेजेंटेटिव की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी। जैसे कि एमके सिस्टम में लेंथ होगा मीटर, तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ होगा सेंटीमीटर। तो वी नो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, यानी हमें फंडामेंटल के कन्वर्जन्स पता होंगे, उसकी मदद से हम कैलकुलेट करेंगे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब जो तीसरा यूसेज है इज टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर हमें बोला जाए कि सो एंड सो एक्स फिजिकल क्वांटिटी है जो ए बी सी 3 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी है, क्यूब प्रोपोर्शनलिटी है, स्क्वायर रूट प्रोपोर्शनलिटी है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो ये हमें पता करना हो तो हम आसानी से पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। हम क्या करेंगे, लेट्स से वी हैव x प्रोपोर्शनल टू a⁻m, b⁻n एंड c⁻o। ओके, अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस, तो हम x का डायमेंशन पुट करेंगे, a का डायमेंशन पुट करेंगे, b का डायमेंशन पुट करेंगे, c का डायमेंशन पुट करेंगे। अब a b c के जो डायमेंशंस थे वो लेंथ मास और टाइम में होंगे, वैसे ही x का भी जो डायमेंशन होगा वो लेंथ मास और टाइम में होगा जनरली। तो अब जब a b c के जो पावर्स है m n और o, उसे हम पुट करेंगे फंडामेंटल के डायमेंशंस के पावर में, और उससे हम डायमेंशन फंडामेंटल के पावर के इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ m n and o। और यहां पे फंडामेंटल के पावर्स और x के फंडामेंटल के पावर्स को कंपेयर करेंगे। उससे हमारे पास जो 3 इक्वेशंस बनेंगे, अगर हम लेंथ मास टाइम यूज कर रहे हैं तो 3 इक्वेशन बनेंगे, ज्यादा फंडामेंटल यूज करेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे, बट जितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे उतने नंबर ऑफ अननोन्स हम फाइंड कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द पावर m and o which is raised to physical quantities a b and c, जिससे हम x का रिलेशन a b c के साथ निकाल सकते हैं। I hope this is very much clear to you। तो ये थे तुम्हारे usages of dimensions। अब इसमें भी यानी ये सेकंड और थर्ड यूसेज जो हमने किया, इसमें भी एक छोटा सा एक you can say limitation है, and that limitation is कि हम constants पता नहीं कर सकते, we cannot find constants for this। और साथ में मैंने ये भी कहा, अगर तुम्हें याद हो, कि अगर 3 इक्वेशंस हैं तो 3 अननोन्स फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट इफ अगर 3 इक्वेशन हो और 4 अननोन हो, तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज 3 इक्वेशन से हम सिर्फ 3 ही अननोन मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। Okay, so this is nothing but the dimensions and its usages about everything about it। I hope ये चीज तुम्हें एकदम क्लियरली समझी है। So please इसे अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स MCQs इसी के ऊपर आते हैं। Okay, so guys, अब हम डायमेंशंस से आगे बढ़ते हुए now we go for the parallax method। यस, पैरेलैक्स मेथड एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से, लाइक विद द हेल्प ऑफ दैट, हम मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर द डिस्टेंस ऑफ फार अवे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विदाउट एक्चुअली ट्रैवलिंग ओवर देयर। यस, तो हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं, वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, S is equal to r theta। Yes, S is the length of arc, r is the radius and theta is the angle, the plane angle। तो हम बेसिकली अर्थ पे 2 रेफरेंस पॉइंट्स लेंगे, वहां से मून से फॉर एग्जांपल उस पे दोनों रेफरेंस पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे या ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा। उसमें जो एंगल बनेगा वो पैरेलैक्स एंगल मून पे बनेगा, और जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज गोइंग टू बी अवर लेंथ ऑफ आर्क। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क मेजर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स ऑन द अर्थ इटसेल्फ। अब जो मून पे जो एंगल बना है उसे हम इस लॉजिक से मेजर कर सकते हैं कि अगर 2 जो रेफरेंस पॉइंट्स है उनको अगर हमने बेंड किया है टू प्रोजेक्ट एट और व्यू एट 1 पॉइंट, तो ऑब्वियसली दोनों को कितने एंगल से
बेंड किया है, सिर्फ हमें ये पता करना है। कंसिडर दैट इज θ1 एंड θ2, तो θ1 प्लस θ2 विल गिव यू द थीटा ऑफ द पैरेलक्स एंगल मेड ऑन द मून। तो हमें पैरेलक्स एंगल पता होगा, लेंथ ऑफ आर्क पता होगा, तो जो रेडियस होगा दैट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली। हम इसकी मदद से डिस्टेंस ऑफ मून पता कर सकते हैं। दैट्स वन थिंग। ऑब्वियसली दूसरा तरीका ये होगा कि अगर हम अर्थ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उससे मून के 2 रेफरेंस पॉइंट पे फोकस करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। पहले मैं मून के एक पॉइंट पे, एक एक्सट्रीम पे फोकस करूंगा, देन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप ऑब्वियसली उसे रोटेट करूंगा जब, और दूसरे एंड पे फोकस करूंगा, तो आई कैन इजीली फाइंड बाय व्हाट एंगल, yes, by what angle the telescope is rotated. So I know the parallax angle this time, and जो length of arc होगा वो होगा the diameter of the moon, जो हमें फिलहाल नहीं पता, लेकिन हमें अब distance of the moon from the surface of earth पता है from the first experiment we have done. That means हमारे पास length of arc नहीं है, लेकिन radius और theta है, और length of arc s होता है r theta, यानी हम r into theta करके हम पता लगा सकते हैं कि मून का डायमीटर क्या होगा। सो गाइस, बिना मून पर ट्रैवल किए भी हम मून का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड द साइज ऑफ द मून, द डायमीटर ऑफ द मून पता कर सकते हैं। ये है हमारा पैरेलक्स मेथड। सो गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इसके आगे जाएंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। सो लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस, नाउ वी गो फॉर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली है क्या? जब हम बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर की बात करते हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन लेना पसंद करते हैं, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू रिमेंबर अ वेरी लार्ज नंबर और अ वेरी स्मॉल नंबर, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड क्वाइट टीडियस टू डू। तो हम क्या करते हैं, उसे राउंड ऑफ कर देते हैं टू द क्लोजेस्ट पावर ऑफ 10। इसी क्लोजेस्ट पावर ऑफ 10 को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसे हमें फॉलो करने हैं, सो दैट वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ओके, सो आइडिया बहुत ही सिंपल सा है। लेट्स से तुम्हारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. That's, I hope you know, mass of electron. अब अगर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, तो रूल ये कहता है कि जब भी तुम्हारे पास कोई नंबर होगा, से a into 10 raised to n, ये वाले फॉर्मेट में, तो जो a होगा उसकी वैल्यू 0.5 से बड़ी या इक्वल और 5 से छोटी होनी चाहिए। यस, 0.5 से बड़ी या इक्वल यार 5 से छोटी होनी चाहिए। तो यहां पे मेरी वैल्यू है 9.1 into 10 raised to minus 31। दैट मींस 9.1 पक्का 0.5 और 5 से रेंज से बाहर है। तो मुझे यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट करना होगा और इसे 0.5 और 5 के बीच में लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 0.5 को 9.1 को हम 0.91 बना देंगे, क्योंकि मैंने डेसिमल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है। दैट मींस जो पावर ऑफ 10 होगा वो 1 से कम हो जाएगा, and so we will get the value 0.91 into 10 raised to minus 30 kg. अब guys, ये जो 0.91 है ये 0.5 और 5 के रेंज के बीच में है, which means now we can consider the power of 10 as the order of magnitude. Yes, तो हम बोल सकते हैं the mass of electron का order of magnitude होगा 10 raised to minus 30 kg. Don't forget, वो यूनिट पुट करना जरूरी है, because we are talking about a physical quantity. And generally the physical quantity does have a unit, right? So yes, the mass of electron का order of magnitude होगा 10 raised to minus 30 kg. अब गाइस, जरूरी नहीं कि हर बार लेफ्ट शिफ्ट करने को आए, कभी राइट शिफ्ट भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज टेकन। ओके, बट यस, हमेशा जरूरी है दैट वैल्यू शुड लाई बिटवीन 0.5 से ग्रेटर इक्वल टू एंड 5 से लेस देन। तो 5 से इक्वल नहीं चलेगा, बट 0.5 से इक्वल चलेगा। सो कीप दैट इन माइंड। ओके, now we can go for significant figures. Significant figures basically जब हम approximation करते हैं तब हम importance को हटा के round off करने की तरफ देखते हैं, और जब हम importance की तरफ देखते हैं, significance की तरफ देखते हैं, तब हम round off नहीं करते हैं। We make sure that all the digits are taken into consideration. यानी तुम ये कह सकते हो, जितना ज्यादा approximation करोगे उतना तुम accurate value से दूर जाते जाओगे। That you remember. But कई बार अप्रोक्सीमेशन ज्यादा जरूरी होता है और कई बार हमारे लिए एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी होता है। So यहाँ पे जब हमारे लिए एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी होगा तब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे। ओके, तब हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर्स दिए होंगे उस नंबर में से कितने नंबर्स, कितने डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, इसे हम पता करेंगे। और उसे पता करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। पहला,
जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट ही होंगे, चाहे वो कहीं पे भी हो। यस, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, प्लीज रिमेंबर दैट। देन जितने भी जीरोस एट द स्टार्ट होंगे वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। आई रिपीट, जितने भी जीरोस एट द स्टार्ट होंगे वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। थर्ड पॉइंट, जितने भी जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। आई रिपीट, ऑल जीरोस इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ओके, और जितने भी जीरोस एट द एंड होंगे नंबर के वो सिग्निफिकेंट सिर्फ तभी हो सकते हैं अगर या तो वो डेसिमल के बाद हो या फिर उस पर्टिकुलर नंबर के पीछे कोई यूनिट लगा हो, यानी वो एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू हो। सो गाइस, 4 पॉइंट है जो बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड, सारे जीरोस जो स्टार्ट में है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, ऑल जीरोस एट द स्टार्ट ऑफ द नंबर इज आर नॉट सिग्निफिकेंट। थर्ड, जितने भी जीरोस इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है, यानी ऑल जीरोस इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। एंड जितने भी जीरोस एट द एंड है वो सिर्फ 2 ही कंडीशन में सिग्निफिकेंट है, दैट इज या तो वो डेसिमल के बाद हो जीरोस या फिर वो नंबर के बाद एक यूनिट लिखा गया हो, यानी वो मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी हो, व्हिच मींस जीरोस एट द एंड आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ they are after the decimal or if it is a measured physical quantity value. So I hope this is quite clear. अब इसी significant figures में हम addition, subtraction और multiplication, division भी करते हैं, तो जिसके भी rules बहुत simple और straight forward है। जब कभी भी हम addition, subtraction की बात करते हैं उसमें हम number of significant figures पूरे number पे concentrate नहीं करते, we concentrate only on the significant figures after the decimal. Yes guys, please remember, आफ्टर द डेसिमल। तो जितने भी नंबर्स हम ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं उन सभी ऑपरेंड्स के वी विल फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल। देन वी विल डू द एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी ऑपरेशन हमें बोला गया है हम एक आंसर डेवलप करेंगे। अब जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आया था उसमें से जो मिनिमम नंबर होगा उसे हम पिक करेंगे और उतने ही मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में होने चाहिए आफ्टर द डेसिमल। Yes, this is very important. After the decimal, यानी before the decimal क्या हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बट आफ्टर द डेसिमल अगर समझ लो 3 नंबर तुम ऐड कर रहे हो, एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और एक में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जब तुम्हारा आंसर आएगा उसे तुम राउंड ऑफ करोगे अप टू ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर द डेसिमल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसी जगह पे अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो तो उसमें हम बिल्कुल नहीं देखेंगे कि डेसिमल है नहीं है तो कहां है, डजंट मैटर टू अस। हम पूरे नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करेंगे और जितने भी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो रहा है उन सब का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द डेसिमल। ओके, अब जब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कर लेंगे उसमें से जो मिनिमम होगा उसे हम कंसीडर करेंगे अगेन, बट जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो बोला है वो कर लेंगे। वंस वी आर डन विद दैट देन वी विल राउंड ऑफ द आंसर अप टू दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हिच इज द मिनिमम, रिमेंबर दैट। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में ही मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखा जाता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद वाले नंबर्स देखे जाते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में द होल नंबर इज कंसिडर्ड एट वंस। ओके, सो गाइज ये था तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से ये चीज समझी है। सो नाउ वी कैन गो अहेड विद द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज एरर। सो गाइज नाउ वी गो अहेड विद द पार्ट ऑफ एरर्स। यस, अब एरर को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है थियोरेटिकल पार्ट, दूसरा होता है न्यूमेरिकल पार्ट। सो फर्स्ट वी गो फॉर थियोरेटिकल पार्ट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज एरर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर। ओके, तो एरर और कुछ नहीं है, ऐसा बोल सकते हो कि जो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू होगी और जो तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच में जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतना बड़ा तुम्हारा एरर है। करेक्ट, तो एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस इज योर एरर। नाउ एरर को कम करना है, दैट्स अवर एम, राइट। वी कैन नॉट एक्चुअली रिमूव देम कंप्लीटली, एरर कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता। ओके, और इसका रीजन बहुत ही ऑब्वियस अगर मैं रीजन दूं तो ये है कि हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी या हर एक चीज की एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लेंथ ऑफ द स्केल।
अगर हम बोलते हैं कि जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूं कि वो 15 नहीं 15.00000001 सेंटीमीटर है। अब तुम बोलोगे सर वो तो इतना छोटा है कि निग्लेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, बट जब हम एरर की बात करेंगे तो वो छोटे से छोटा एरर भी काउंट तो होगा। इसका मतलब एरर 0 नहीं हो सकता। हाँ, हम इतना कम कर सकते हैं कि हम उसे नेग्लिजिबल पोर्शन तक ला सके। ओके, नाउ सो दैट मीन्स यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो एरर होता है वो एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में डिफरेंस होता है। अब एक्चुअल वैल्यू हमें कभी पता ही नहीं होती है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ओके, बिकॉज डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, हम कहां तक उसे मेजर करेंगे। सो ऐसा बोल सकते हो कि हम ट्राई करते हैं जितनी ज्यादा एक्यूरेसी ला सके उतना कम एरर कर सके। यानी एक तरह से एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। एरर जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर हमें एरर कम करना है तो एरर के टाइप हमें पता होने चाहिए। तो टाइप पता होगे तो उस एरर का हमें पता लगा के हम उसे रिमूव या रिड्यूस कर सकते हैं। करेक्ट? तो चलो टाइप के बारे में पढ़ते हैं। पहला टाइप, इट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। यस, इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी वो एरर जहां पे इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है। ऐसा फॉल्ट जो हम या तो पता लगा सकते हैं जो कांस्टेंट है, या फिर हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डूइंग बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, यानी इसका सोल्यूशन भी हमारे पास सीधा सीधा है, दैट इज या तो हम एक ही इंस्ट्रूमेंट में पता लगाए कि वो एरर क्या है, या तो फिर हम एक ही एक्सपेरिमेंट को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें ताकि हमें पता लग सके कि इंस्ट्रूमेंट में एरर कौन सा हो सकता है। ओके, तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। यस, सिस्टमैटिक एरर या फिर हम बोल सकते हैं परमानेंट एरर। ये ऐसा एरर है, परमानेंट एरर भी बोल सकते हो, परसिस्टेंट एरर भी बोल सकते हो। अब बेसिकली ये एरर ऐसा है कि हम जो सिस्टम या हम जो मेथड या हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं किसी भी सिस्टम को किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, अगर उस सिस्टम में, उस मेथड में, उस स्टेप्स में ही गड़बड़ी हो तो हमारे लिए वो एरर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। Am I correct? That means हमारे लिए वो एरर तब तक एग्जिस्ट करता रहेगा जब तक हम उस सिस्टम को रेक्टिफाई नहीं करते। यानी हमें जब भी ऐसा एरर मिला जहां पे हमारे स्टेप्स में ही गलती है तो ऑटोमेटिकली हमें वो एरर आएगा, और वो एरर तब तक हमारे साथ रहेगा, तब तक परसिस्ट करेगा हमारे साथ टिल वी रेक्टिफाई द स्टेप्स टू मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तीसरा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर ऐसा एरर है जहां पे हम अपनी निग्लिजेंस से, अपने आलस से, यू कैन से, हम एरर परफॉर्म करते हैं। यानी while doing an experiment we are not paying 100% focus on the accuracy, or we are taking too much approximation in everything. That is where we can say we have personal error, and those errors can be minimized but can never be rectified completely, because being a human there is always going to be a human error जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम ह्यूमन एरर बोलते हैं, वो हमेशा वो पार्ट रहने वाला है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम कभी भी एरर को जीरो नहीं बना सकते। ओके, कई बार ये हमारे आई साइट, नोज या सेंसेस के लिमिटेशन की वजह से भी हो सकता है, और कई बार हमारे इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस की वजह से भी हो सकता है। ओके, चौथा एरर जो है वो है रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर। कई बार हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन ऐसी चीजें सामने आ जाती है जहां पे जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे देने की कोशिश करूं तो अगर तुम कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई तुम्हारे लैब पे आ रही है वो फ्लक्चुएट हो जाए, सो नाउ ऑब्वियसली योर एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड, है ना। तो दैट इज समथिंग विच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। कई बार तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ऐसा एरर हुआ भी है, एंड दैट इज द रीजन ये एरर को हम कभी रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज इसके बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कंट्रोल ऑलमोस्ट जीरो होगा। ओके, सो ये है तुम्हारे 4 टाइप ऑफ एरर, और उसे रेक्टिफाई करने के कुछ के तरीके हैं हमारे पास, कुछ के तरीके नहीं है। ओके, तो रैंडम एरर और पर्सनल एरर को मिनिमाइज करने के तरीका जो है हमारे पास वो है मीन वैल्यू लेना बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स। जस्ट इमेजिन करो मैंने एक एक्सपेरिमेंट एक बार परफॉर्म किया, उसकी जगह पे 100 बार परफॉर्म किया। डोंट यू थिंक वो 100 बार अगर रीडिंग थोड़ी थोड़ी अलग अलग आ रही है तो मुझे जज हो जाएगा यहाँ पे कि मेरी जो वैल्यू है वो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उन 100 ऑब्जर्व वैल्यूज का मीन ले लूंगा, एंड मुझे जो वैल्यू मिलेगी उसे मैं मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू मानूंगा। एंड यस, यहीं से मैथमेटिकल पार्ट या न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ एरर शुरू होता है। यस, तो सबसे पहला वैल्यू जब भी हम कभी भी एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यस,
जितने भी ऑब्जर्व वैल्यू है उन सब का मीन लेना, यानी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्व वैल्यूज अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज, दैट इज गोइंग टू बी योर मीन वैल्यू. Once you get that mean value का idea, then you go for the absolute errors. अब absolute errors क्या होगा? जितने भी तुम्हारे observed values हैं उनको इंडिविजुअली जब तुम मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इंडिविजुअल वैल्यूज में कितना एरर है. Those errors in those individual values are called as absolute errors. तो अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो absolute error होगा the difference between the mean value and the observed value individually is called absolute errors. Once you get those absolute errors, अब उन सभी का मीन लेने का टाइम है जहां पे हमें सारे एरर्स का मोस्ट एक्यूरेट एरर मिलेगा. यस, जिसे हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू. तो जितने भी एरर्स हमें मिले हैं एब्सोल्यूट एरर्स, उन सभी का सम करो अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, तुम्हें मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू. नाउ वंस यू गेट दैट मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू, अब तुम्हारी बारी आती है रिलेटिव एरर काउंट. रिलेटिव एरर मतलब क्या? जो रेशियो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन द मीन वैल्यू का. यस, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू का. अब अगर तुम इसे इनटू 100 कर देते हो तो यही वैल्यू हो जाती है परसेंटेज एरर. अब गाइस यहां पे कुछ शॉर्टकट्स हैं जो तुम्हारे लिए एमसीक्यूज में काफी काम आएंगे, सो ध्यान से उसे सुनो. If I have addition of two physical quantities or subtraction of two physical quantities, then the mean value of those physical quantities will be added or subtracted respectively, जैसा फॉर्मूला होगा. बट उनके मीन एब्सोल्यूट एरर के वैल्यूज हमेशा ऐड होंगे. आई रिपीट, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो जो उनकी मीन वैल्यू होगी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी एज पर द फॉर्मूला, बट उनकी मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू हमेशा ऐड होगी. एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव, प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है. दूसरा, अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, यस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, इन दैट सिनेरियो तुम्हारी मीन वैल्यू अगेन मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी हो सकती है, लेकिन एरर के केस में जो रिलेटिव एरर होंगे इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के वो ऐड होंगे, चाहे दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं. तो तुम रिलेटिव एरर्स को हमेशा ऐड करोगे इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. अब तुम रिलेटिव एरर को अगर ऐड कर सकते हो तो ऑब्वियसली परसेंटेज एरर को भी ऐड किया जा सकता है. ओके. नाउ इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टाइप ऑफ फॉर्मूलाज या एक्स्ट्रा टाइप ऑफ सम आते हैं जहां पे तुम्हें ध्यान रखना है. अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास वैल्यू है 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, यानी रेसिप्रोकल का समेशन इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल का रिजल्टेंट. यस, तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां पे तुम्हें अब ये एरर वाला लॉजिक लगाना है तो इसके दो फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे. पहला मेथड, पहला फॉर्मूला जहां पे तुम अगर आंसर मिलता है तो तुम उसे ही करेक्ट मानोगे. अगर इस पहले मेथड से आंसर ना मिले तो तुम मेथड नंबर 2 पे जाओगे. ओके, सो मेथड नंबर 1 का फॉर्मूला क्या होगा? हम यहां पे लेंगे द मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू ऑफ x, दैट इज डेल्टा x अपॉन x, दैट इज द मीन वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर. So delta x upon x square is equal to delta a upon a square plus delta b upon b square. Yes, याद रखना ये delta x upon x square is equal to delta a upon a square plus delta b upon b square. और जो x की मीन वैल्यू थी वो तो हम डायरेक्टली 1 upon x is equal to 1 upon a plus 1 upon b से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ये होगा मेथड नंबर 1. इससे अगर तुम्हारा आंसर आ गया, वेरी गुड, मार्क इट. अगर इससे आने वाला आंसर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करता है देन यू हैव टू गो फॉर मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 में हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं एंड फॉर्मूला बनता है x इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन a प्लस बी. तो अब हमारे लिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इट्स लाइक x इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन c, वेयर c इज a प्लस बी. तो अब इसे जब हम सॉल्व करना चाहेंगे तो हमें लेना पड़ेगा एरर के लिए डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c, जहां पे डेल्टा c होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन c जो होगा वो होगा a प्लस b. यानी हम एक तरीके से प्रोडक्ट और डिवीजन वाले जो फॉर्मूला है उसमें रिलेटिव एरर को ऐड कर रहे हैं. यस, दैट इज द मेथड नंबर 2 व्हिच इज लेस एक्यूरेट देन द मेथड नंबर 1. बट एमसीक्यूज जब पूछा जाएगा तब उसमें से किसी भी एक मेथड को फॉलो करके आंसर लाया गया होगा. दोनों में से अगर ज्यादा एक्यूरेट मानना है तो ऑब्वियसली मेथड नंबर 1 है एंड यू शुड फॉलो दैट. अगर वो मेथड फॉलो ना हो सके तो हमें ये दूसरा मेथड फॉलो करना है. आर वी क्लियर? यस.
सो ये होगा हमारा एरर का लॉजिक, जिसके सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आई होप यू हैव गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड प्लीज इसे अच्छे से रिवाइज करो, काफी काम की चीज है। ओके, चलो नेक्स्ट गो फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। सो गाइज नाउ वी गो फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स, और पहला इंस्ट्रूमेंट्स है वर्नियर कैलिपर। ओके, वर्नियर कैलिपर में हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल जो होता है वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है। जनरली जो मेन स्केल होता है उसका एक मेजरमेंट यानी एक यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर, जिसे हम 10 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, यानी वो आपके नॉर्मल स्केल के जैसा होता है। अब उसके ऊपर जो वर्नियर कैलिपर रखा गया है या वर्नियर स्केल रखा गया है, उसमें उसके 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद ऑलमोस्ट 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। दिस इज द जनरल रूल। तो अगर मैं इसे एकदम जनरलाइज कर दूं किसी भी नंबर के साथ, अगर तुम्हें मैच करना है, तो आई कैन से n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड और मैच विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब हर एक जो डिवीजन होगा मेन स्केल का, उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं x, जो जनरली होती है 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो उसे हम ले लेते हैं x। टोटल नंबर ऑफ डिविजन वर्नियर स्केल के कितने हैं? n। वो डिवीजन कोइंसाइड कितने के साथ कर रहे हैं? n-1 के साथ। अब जब हम इस डिवीजन को यूज करेंगे और लीस्ट काउंट निकालने की कोशिश करेंगे, जिसका फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू -1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा x/n, where x is value of 1 main scale division and n is number of vernier scale division। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ और द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच दैट इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, अब इस लीस्ट काउंट का यूज करेंगे हम लोग आगे के फॉर्मूलाज में। अब बिफोर वी गो फॉर मेजरिंग थिंग्स बाय द यूसेज ऑफ वर्नियर कैलिपर, पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें एक एरर भी होता है, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल सकते हैं, दैट इज जीरो एरर। अब जीरो एरर बेसिकली क्या होगा? जब हम वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे तो जो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो जब वो परफेक्टली कोइंसाइड करना चाहिए, यानी जब हम किसी भी चीज को मेजर नहीं कर रहे हैं, ओके, तो दोनों जॉज जिसके बीच में कोई भी चीज फंसाई जाती है उसे हम ज्वाइन कर देते हैं, तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड करना चाहिए। व्हाट इफ वो कोइंसाइड ना करे? इन दैट सिचुएशन हम बोल सकते हैं दैट इज द जीरो एरर, विच इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि या तो वो जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है। अगर आगे हुआ तो हम उसे पॉजिटिव जीरो एरर मानेंगे, और अगर वो पीछे हुआ तो हम उसे नेगेटिव जीरो एरर मानेंगे। तो अगर वो आगे होगा तो जो भी डिवीजन कोइंसाइड करेगा वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ, वो डिवीजन को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी नंबर आएगा वो हमारे लिए होगा पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर वो पीछे हुआ तो जो भी डिवीजन कोइंसाइड करेगा उसे हम टोटल में से माइनस करेंगे, यानी हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि वो पीछे है ना, तो कैलकुलेशन भी पीछे से स्टार्ट रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो समझ लो फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है नेगेटिव वाले केस में, तो हमारा 4 आंसर नहीं होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 10 है, तो 10 - 4 6 हमारा आंसर होगा। ओके, और 6 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे से 0.6, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव 0.6 एज अ जीरो एरर। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। वंस वी कैलकुलेट दैट एरर, अगर एरर के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम आइडियल केस अज्यूम करेंगे, यानी कोई एरर नहीं है, ऐसा अज्यूम करेंगे। ठीक है, नाउ वंस यू वांट टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब कोई भी फिजिकल चीज का लेंथ मेजर करना चाहते हैं, डायमीटर मेजर करना चाहते हैं, हम उसे उस इंस्ट्रूमेंट के जॉज में फिट कर देंगे। ठीक है, ऐसे जब यहाँ पे फिट करोगे उस ऑब्जेक्ट को, इसे उसका डायमीटर अगर मेजर करना है तो मैंने यहाँ पे फिट किया, तो इसे फिट करने के लिए वर्नियर स्केल को हम स्लाइड करेंगे। वर्नियर स्केल को ऐसे पोजीशन पे लेके आएंगे कि ये फिट हो जाए, ये अपने आप गिरे नहीं। ओके, वंस वी डू दैट, फिर हम चेक करेंगे कि मेन स्केल रीडिंग क्या है। मेन स्केल रीडिंग मतलब जो वर्नियर स्केल रीडिंग का जीरो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट पहले मेन स्केल का कौन सा मार्किंग हमें दिखाई दे रहा है। लेट्स से 2.4 और 2.5 के बीच में तुम्हें वर्नियर स्केल का जीरो मिला। ओके, मेन स्केल के 2.4 और 2.5 के बीच में, तो तुम बोल सकते हो मेन स्केल रीडिंग है 2.4 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग दिस? तो मेन स्केल रीडिंग होगा वो मार्क जिसके जस्ट बाद वर्नियर स्केल का जीरो स्टार्ट होगा। ठीक है, नाउ वंस यू गेट दैट,
देन यू चेक कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिविजन के साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो रीडिंग होगा हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग मिला और फिर वर्नियर स्केल रीडिंग मिला। वंस वी गेट दैट, फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे एज रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस इन द ब्रैकेट वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट ब्रैकेट क्लोज माइनस जीरो एरर। अब गाइस यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस जीरो एरर है। जीरो एरर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जो भी वैल्यू होगी वो हम वहां पे पुट करेंगे एंड अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर तुम्हारा पॉजिटिव जीरो एरर आया है, से पॉजिटिव 0.4, तो वहां पे माइनस 0.4 हो जाएगा बिकॉज फॉर्मूला में माइनस साइन है। लेकिन अगर तुम्हारा जीरो एरर आया है माइनस 0.6, तो वहां पे माइनस माइनस 0.6 यानी प्लस 0.6 एरर हो जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर, फॉर्मूला में है मेन स्केल रीडिंग प्लस इन द ब्रैकेट वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट ब्रैकेट क्लोज माइनस जीरो एरर। ये फॉर्मूला है। अब जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तब उसमें डिसाइड होगा कि वो वैल्यू फाइनली ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, डिपेंडिंग वेदर द एरर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो गाइस, वर्नियर कैलिपर तो हो गया। अब हम करने जा रहे हैं स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज में भी वर्नियर कैलिपर की तरह दो साइकिल्स होती है, सॉरी दो स्केल्स होती है, माय बैड। बट यस, दो स्केल्स जो नाम है यहाँ पे मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। यस, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। जैसे मेन स्केल वर्नियर कैलिपर में होती है वैसे ही यहाँ पे है, बट यहाँ पे वो सिलिंड्रिकल है जिसके ऊपर सर्कुलर स्केल रखी हुई है। सो यू कैन इमेजिन वन फिंगर एज अ मेन स्केल एंड उसके ऊपर अगर कवरिंग करूं इस तरह से, देन दैट कवरिंग इज द सर्कुलर स्केल। अब वो सर्कुलर स्केल जो है वो रोटेट करती है। अगर हम इसे इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, और अगर हम इसे इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे सर्कुलर स्केल को तो वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ठीक है। नाउ जो मेन स्केल है उसके ऊपर ग्रूव्स बने हुए हैं। हर एक ग्रूव एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब वो जो फिक्स डिस्टेंस होगा उसे ही हमें पिच बोलना है। ओके, तो पिच इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ग्रूव्स। और जब तुम एक रोटेशन कंप्लीट करोगे सर्कुलर स्केल का तो ऑब्वियसली वो एक ग्रूव का डिस्टेंस कवर करेगी। दैट इज नथिंग बट द पिच अगेन। So pitch can be defined as the distance between the two grooves or the distance between the distance covered by the circular scale while completing one revolution. ठीक है। अब सर्कुलर स्केल के ऊपर भी मार्किंग्स होते हैं जैसे वर्नियर स्केल पे था, बट सर्कुलर स्केल पे जनरली 100 मार्किंग्स होते हैं जबकि वर्नियर स्केल में 10 मार्किंग होते हैं। ठीक है। अब लेकिन यहां पे भी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला वही है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अगर याद हो वर्नियर कैलिपर में भी आया था x अपॉन n, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। सेम वे यहां पे भी आ रहा है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। अब जैसे ही तुम लीस्ट काउंट फाइंड कर लेते हो, अगला स्टेप होता है जीरो एरर फाइंड करना। तो जैसे वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर था, वैसे स्क्रू गॉज में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एरर है। लेकिन यहां पे जब तुम जीरो पॉइंटर पे मार्क करोगे, यानी तुमने कोई ऑब्जेक्ट दो जॉज के बीच में नहीं रखा हुआ है, उस टाइम पे जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल शुड कोइंसाइड विद द लाइन, द रेफरेंस लाइन ऑफ द मेन स्केल। ओके, अगर वो रेफरेंस लाइन से के साथ कोइंसाइड करता है तो हम बोल सकते हैं कि कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर जीरो ऑफ द circular scale is below the zero reference line of the main scale, then हम बोल सकते हैं positive zero error, और अगर वो ऊपर हो above the reference line, then it is negative zero error. And formula exact same as वर्नियर कैलिपर में जैसा था वैसा ही। अगर पॉजिटिव जीरो एरर रहा तो हम ये लेंगे कि जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे और वो होगा तुम्हारा पॉजिटिव जीरो एरर। अगर वो नेगेटिव जीरो एरर हुआ तो जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उसे टोटल में से माइनस कर देंगे और जो हमें वैल्यू आएगी उसे हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी अवर नेगेटिव जीरो एरर। ओके, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर आई होप क्लियर है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर, देन वी कैन गो फॉर द रीडिंग पर्पस। अब जब सर्कुलर स्केल को घुमाते जा रहे हो तो रेफरेंस लाइन जो है मेन स्केल का उस पे मार्किंग दिखते जाती है, यानी तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे वो होगा जहां पे भी तुम्हें लास्ट मार्किंग ऑफ मेन स्केल दिखेगी, दैट इज गोइंग टू बी योर मेन स्केल रीडिंग। ओके, और जिस पॉइंट पे तुम्हारा सर्कुलर स्केल रुक गया है उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हुए, उस पॉइंट पे जो सर्कुलर स्केल का कोई भी पॉइंट या कोई भी मार्किंग जो मेन स्केल के रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा होगा वो होगा हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग। यस,
एंड हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस इन द ब्रैकेट सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट द होल माइनस जीरो एरर। यस, अगेन यहाँ पे फॉर्मूला में जीरो एरर माइनस हो रहा है, तो अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो सबट्रैक्ट ही होगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव हुआ तो माइनस माइनस करके वो प्लस हो जाएगा, यानी वो वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा। आई होप कि तुम्हें स्क्रू गॉज पूरा अच्छे से समझ गया है और पूरा का पूरा मेजरमेंट चैप्टर भी रिकैप अच्छे से समझा है। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख के बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ इफ यू हैव एनी सजेशन, इफ यू हैव एनी रिक्वेस्ट फॉर द वीडियोस, please do comment and tell us so that we can make maximum possible videos which you can be benefited.